नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत की बात सच्चाई के साथ में। मैं हूं आपके साथ अजीत। बिहार में एक पखवाड़े तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत मांझी के इस्तीफे और नीतीश कुमार की ताजपोशी के ऐलान के साथ हो गया है। नीतीश ने अब सुशासन के साथ कथित जंगल राज को भी जोड़ लिया है। जाहिर है दोनों पहिए एक साथ कैसे चलेंगे, ये नया सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये भी है कि लालू को बदले में कुछ मिलेगा भी या फिर नहीं। फिर मोदी का विकास रथ बिहार में कैसे आगे बढ़ेगा, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि दलित स्वाभिमान के नए उभार मांझी ने इस्तीफा देने में इतनी देर क्यों लगाई। अब तक के उनके फैसले वक्त के साथ या कहें मौके के साथ लिए गए थे, या इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति भी काम कर रही है। ये रणनीति क्या है और बिहार की सियासत पर कितना असर करेगी, इसके जवाब तलाशेंगे अगले आधे घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ। राजनीति में बिहार ने हमेशा उदाहरण पेश किया है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण देखने पड़ेंगे, ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक और जहां जोड़ तोड़ के आरोपों के साथ बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्वास मत के पहले ही किसी सीएम ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार इसे अनोखी घटना मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। आखिर बिहार को इस राजनीतिक संकट में ढकेलने की जिम्मेदारी किसकी है। नीतीश की नैतिकता ने पिछले साल मई में उन्हें त्याग मूर्ति और महादलितों का सबसे बड़ा हितैषी बनाया था, तो अब मांझी की नैतिकता ने उन्हें शहीद बना दिया है। दोनों की नैतिकता तभी जागी जब सारे रास्ते बंद नजर आए, लेकिन राजनीति की इस तथाकथित नैतिकता के चक्रव्यूह में शिकार और शिकारी का निर्धारण एक बड़ा सवाल बन चुका है। नई कवायद इसी की हो रही है। जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था। उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। नौकरी में भी कोई सस्पेंड होता है तो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, वो भी तो कम से कम होता। बिहार की जातीय राजनीति का गुणाभाग नीतीश को बेहद भारी पड़ा है। अब कुर्सी तो मिलेगी, लेकिन वो इकबाल कहां से आएगा जिसके दम पर नीतीश ने बिहार में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जैसे जुमलों का इस्तेमाल कर बिसात बिछाई थी। एक झटके में सब कुछ टूट चुका है, तो नीतीश के पास बीजेपी को घेरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान था वो फेल कर गया और वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। सब काम किया, कोई काम नहीं छोड़ा। झगड़ा जेडीयू के भीतर का है, लेकिन झगड़े की आंच में घी किसने डाला ये भी किसी से छिपा नहीं है। नैतिकता यहाँ भी दम तोड़ रही है, तो नैतिकता उस जोड़ी को देखकर भी शर्मा रही है जिसके बीच कभी जंगल राज के दावों और आरोपों की मजबूत दीवार हुआ करती थी। जाहिर है नीतीश को नई दोस्ती और नई दुश्मनी दोनों का हिसाब देना होगा। दलित विधायक ज्यादा बेचारे डरते हैं, ज्यादा उनको और तरह से प्रलोभित करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा चुप रहते हैं। उन सब की राय लेकर के यदि अलग पार्टी भी बनाने की बात होगी तो हम उस पर विचार करेंगे। सत्ता के भंवर में मांझी की नैया भले ही डूब गई है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की संजीवनी कब किसे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दे कोई नहीं जानता। इसलिए ये मान लेना कि नीतीश कुमार जीत गए हैं जल्दबाजी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 20 साल पहले हुआ था वो अब बिहार में हुआ है। मुलायम की गलतियों ने मायावती को खड़ा किया था, अब नीतीश ने मांझी को मौका दे दिया है। अब वक्त नैतिकता पर बहस करने का नहीं, बल्कि दलित स्वाभिमान के उस नए उफान को महसूस करने का है जिसका इशारा मांझी ने दे दिया है। नीतीश के लिए इस नए उफान से निपटना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नीतीश के लिए इस नए उफान से निपटना आसान नहीं होगा। ये आगे की रणनीति किस तरीके से बनेगी, सभी दलों के, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पटना से मांझी समर्थक विधायक हैं राजीव रंजन, और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। राजीव रंजन जी, सबसे पहले ये बताइए कि जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने में इतनी देर क्यों लगाई, इतनी देर क्यों की? नहीं, उन्होंने देर नहीं लगाई जी। ये सही है कि हमारे पास 36 विधायक मौजूद थे और हमको सिर्फ 29 विधायक चाहिए थे, लेकिन पिछले रात को लगातार क्या कहते हैं हमारे जो काम करने वाले थे, हमारे जो विधायक थे, उनको लगातार तंग किया जा रहा था
और कई आपको बता दूं तो एग्जाम्पल के लिए अजय मंडल जी हमारे साथ थे। अजय मंडल जी के घर पर उन्होंने कई लोगों को भेजा, 6 लोग एमएलए एमएलसी उनके यहां गए, 1-2 बदमाश भी गए और उनको जाने से बाहर से रोका। ऐसे हमारे कई विधायक थे जिनको लगातार रात को तंग किया गया। तो मांझी साहब ने यह देखा कि अभी स्थिति जो हमारी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। हमारे साथ जो लोग थे वो लोग भी क्या कहते हैं दिन पे दिन फोन करने लगे और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे जो स्पीकर हैं उनको डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं है। राजीव रंजन जी, ये आरोप प्रत्यारोप सभी लगाते हैं जब इस तरह की स्थितियां आती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा था हमारे विधायकों को जो हमारे पाले में थे। आपके साथ तो पप्पू यादव भी थे, पप्पू यादव लगातार आपकी हिमायत कर रहे थे, बाहुबली माने जाते हैं, और जिनके पास संख्या बल हो उनको डर किससे? नहीं, हमको कोई डर नहीं था जी। आपको इतना ही बता दें कि हमको कोई डर नहीं था। नहीं, सीधे स्वीकार क्यों नहीं करते कि संख्या बल आपके साथ नहीं था? जेडीयू का बड़ा धड़ा नीतीश के साथ है, आपके साथ नहीं था। ये सही है जी। कि 115 में से उनके पास मेजॉरिटी था, लेकिन हमारे पास भी 25 विधायक उसमें से मौजूद थे। 10 विधायक आरजेडी के थे और 3 विधायक हमारे साथ कांग्रेस के भी थे। इतने लोगों ने आकर पिछले 5 दिनों से लगातार कहा कि हम आपके साथ हैं। जब हमको मेजॉरिटी हो गई, आप समझ लीजिए कि मैं चीफ व्हिप हूं और चीफ व्हिप हमारी जगह पे किसी दूसरे को चीफ व्हिप बना दिया ताकि लोग जो वोटिंग करें वो गलत होगा। ये सब चीजें बाद में चलती हैं जब संख्या बल पूरा नहीं होता। बीजेपी आपके साथ थी लगातार, जैसा आप कह रहे थे, या जैसा माहौल बनता दिख रहा था। पप्पू यादव लगातार बयान दे रहे थे, लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आया और अंततः इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा अगर पहले होता तो एक बात बनती। लेट जो की उन्होंने, देरी जो की, इसमें क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी? ये जानेंगे आपसे चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से जेपी शुक्ला साहब। जेपी शुक्ला जी, क्या ये क्लाइमेक्स है जिस तरह से देखा जा रहा था कि ये अंत है अभी जो कुछ चल रहा था, जो कुछ उठापटक चल रही थी, या फिर ये खेल अभी शुरू हुआ है बिहार में? किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये अजीत, मुझको ऐसे लगता है कि इसमें तो सभी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी। वास्तव में ये मांझी ने जो नैतिकता का, सभी लोगों ने एक नैतिकता का चोला ओढ़ने की कोशिश की है जी, पर वास्तव में हर तरफ से राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इसमें ये थी कि नीतीश कुमार और मांझी के बीच में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए, इस सीमा तक इनका झगड़ा बढ़ जाए जी जी। कि किसी तरह से इनका आपस में मेल ना होने पाए। इस बात को लेकर के कोई भी संतुष्ट नहीं था कि विश्वास मत के दौरान मांझी की जीत होगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे, क्या पता हो भी जाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसकी वजह से कोई भी विधायक खुले आम अपने पार्टी के व्हिप को तोड़ करके खिलाफ जा नहीं सकता। तो सारी बातें अपनी अपनी जगह पर हैं। आज जहां परिस्थिति पहुंची है उसमें 2 बातें हैं। एक तो लालू प्रसाद यादव और जो नीतीश कुमार एक साथ आएंगे तो ये सब बैकवर्ड्स तो एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन ये मांझी के साथ जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से उनकी कुर्सी गई है उसमें वो तो अपने को विक्टिम दिखाएंगे ही और आगे चल करके इसी तरफ राजनीति जाएगी जी। बिल्कुल, एक तरफ लालू और नीतीश होंगे, दूसरी तरफ जो है अति महादलित। यही बात आप जो कह रहे थे कि बीजेपी इसमें अपना लाभ देख रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर बीजेपी ही इसमें पिछड़ जाए और जो मुकाबला है वो नीतीश लालू और वर्सेज इधर जीतन राम मांझी, अगर वो नई पार्टी बनाते हैं या लोगों को गुलबंद कर लेते हैं, लोगों को अपने साथ ले आते हैं, तो कहीं उनके बीच ना नहीं पड़ जाए। क्या बीजेपी इसमें लूजर साबित होती दिख रही है आगे आने वाली राजनीति के लिए? शुक्ला जी। नहीं, बीजेपी कोई लूजर होती नहीं दिख रही है जी। वास्तव में बीजेपी की ताकत तो कहीं से घटी है नहीं, उनकी पहले जो ताकत थी उतनी की उतनी ही है। अब नीतीश कुमार और लालू के यादव से एक गठबंधन अगर उधर बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी यहां तक सफल हुई है कि उसने भी जेडीयू को तोड़ दिया और उसमें से जो शेड्यूल कास्ट वाला जो फैक्टर था वो अलग हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ अगर नई पार्टी बनाते हैं जीतन मांझी तो उसके साथ वो गठबंधन कर सकते हैं और रामविलास पासवान
पहले से ही उनके साथ हैं, तो ये महादलित का करीब करीब पूरा का पूरा खेमा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। ये लाभ उनको दिखाई देगा। क्या ये स्थितियां जो 20 साल पहले स्थिति बनी थी एसपी बीएसपी की उत्तर प्रदेश में, जो राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी थी, उससे मिलती जुलती कुछ देख रहे हैं आप शुक्ला जी? देखिए, ऐसा है कि इतिहास वैसे एक हूबहू तो एक जैसे नहीं होता जी। और जब उत्तर प्रदेश में स्थिति पैदा हुई थी तो बहुजन समाजवादी पार्टी अपने आप एक पार्टी थी जी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस समय दोनों ही पार्टियां एक साथ, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मिलता जुलता सा है, बिल्कुल हूबहू ऐसा तो नहीं है। बाद में बीजेपी ने जैसे ये बात जरूर है मायावती को सपोर्ट कर दिया था को एक मायावती को सपोर्ट कर दिया था जी। लेकिन मायावती एक उनका सशक्त पार्टी उनकी उस वक्त मौजूद थी जी। जीतन राम मांझी की क्या औकात होगी अपनी, अगर वो नई पार्टी बनाते भी हैं तो उनकी पार्टी का वास्तव में कितना दबदबा होगा, उसका कितनी ताकत होगी, यह बात अभी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हो भी सकता है कि वो स्थितियां जैसी की तैसी हों, ये भी हो सकता है कि वैसी बिल्कुल स्थिति ना हो। जी राजीव रंजन जी, हो सकता है कि वैसी स्थिति बिल्कुल ना हो। अब तो नीतीश जिस तरीके से हैं लालू यादव के साथ, एक तरह से कहें कि विकास की बातें उनके साथ हैं और साथ साथ वोट बैंक जो कहते हैं जातीय वोट बैंक, वो भी उनके साथ है। आपके हिस्से क्या आया? नहीं, राजीव रंजन बता रहे हैं जी। सबसे क्लियरिटी ये है कि आज भी एक बड़ा सेक्शन जनता दल यू में इस बात के लिए खिलाफ है कि जिसके खिलाफ हम इलेक्शन लड़े, लालू यादव खिलाफ जो जंगल राज के प्रतीक हैं, उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं? नीतीश जी पावर के लिए किसी के साथ जा सकते हैं? उनका पिछले 20 साल का ये तजुर्बा रहा है कि लगातार वो उसी के साथ जाते हैं जिसके साथ पावर होता है। वही आदमी नीतीश कुमार पिछले 15 साल से कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा लेकिन लालू के साथ नहीं जाऊंगा। अब लालू जी के सबसे नजदीकी आदमी हैं। आपको बता दें, जैसा आपने भी बताया बीजेपी के बारे में, बीजेपी के लोग जो है पूरा एक यूनानिमिटी के साथ हमारे साथ थे। उसका कारण यह था कि आज 33% वोट, चाहे वो अति पिछड़ा का हो या महादलित का हो, वो सारा यूनाइटेड है और सब लोग अपने अपने एमएलए को कह रहे हैं कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि बीजेपी और आप क्या कहते हैं। राजीव रंजन जी, बीजेपी आपका साथ क्या देगी, फिर क्यों देगी, किस आधार पर देगी, और उसने बीच मझधार में आपको इस तरीके से क्यों छोड़ा? आपने फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करने की कोशिश क्यों नहीं की? तमाम सवाल इससे जुड़े हुए हैं। बीजेपी आपका साथ क्या देगी और देगी तो क्यों? देखिए, बहुत साफ जाहिर है कि बीजेपी के हम लोग बहुत आभारी हैं। उन्होंने 3 लाइन व्हिप इशू करके हमको सपोर्ट किया। इससे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं हो सकता। लेकिन इससे ज्यादा बात यह हुई कि जब हमारे विधायक जाने लगे तो व्हिप जो हमको इशू करना चाहिए था, हमको व्हिप से हटा के, चीफ व्हिप से हटा के, उन्होंने हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने दूसरे को बता दिया। आप और आज सुबह जब कागज आया तब उसमें चीफ मिनिस्टर के बैठने का इंतजाम ही नहीं था। नहीं, चलिए, इसमें तो सभी मान रहे हैं कि संख्या बल आपके साथ नहीं था, इसलिए आप लोगों ने फ्लोर टेस्ट में जाने की स्थिति को बेहतर नहीं माना। आगे क्या होगा, बात इसकी है, बीजेपी क्या आपका साथ देगी आगे? इसका भरोसा है आपको? है तो किन आधार पर है? देखिए, हम बता रहे हैं आपको साफ कि हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में 43 स्कीमें सैंक्शन की हैं जो प्रो पीपुल है, और हम उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे जो वो 43 स्कीम्स हमारी इम्प्लीमेंटेशन करेगी। हमारा कोई मतलब से यही है कि प्रो पीपल स्टैंड हमारा है और हम समझते हैं कि बीजेपी का भी स्टैंड प्रो पीपल है। आपकी सरकार के बारे में तो ये कहा जा रहा था, जीतन राम मांझी की सरकार के बारे में, कि सभी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी जो कई उसमें से पूरे नहीं हो पाएंगे और इसलिए अभी नीतीश कुमार आएंगे तो मैक्सिमम उसमें से जो योजनाएं थी उन्हें खारिज कर देंगे। और ये भी आरोप लगाया जाता है कि दलित स्वाभिमान जगाने के अलावा और कुछ किया नहीं आपने, सपने बेचने के अलावा और कुछ किया नहीं, आधारभूत तरीके से जो दलितों के लिए करना चाहिए था वो कुछ ठोस काम नहीं किए। नहीं, आपको बता दीजिए, इसलिए ये बताना चाहते इस संदर्भ में कि एक स्कीम, जैसे उन्होंने कहा कि भाई बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज गरीब किसानों को पटवन की है। पटवन की कोई सुविधा पिछले 8.5 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया।
और इन्होंने ये कहा कि भाई हर किसान जिसको 5 एकड़ तक जमीन है उसको हम फ्री बिजली देंगे। इससे ज्यादा उनके लिए कोई अच्छा स्कीम हो ही नहीं सकता। अगर इस स्कीम को पूरा नहीं करेंगे नीतीश कुमार तो डेफिनेटली मैं क्या कहते हैं हम लोग इसके खिलाफ करेंगे और इसी बात को अगला आने वाले दिनों में हम मुद्दा बनाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है राजीव रंजन जी कि बहुत सारे विधायक बीजेपी के चाहते थे कि फ्लोर टेस्ट हो और उसमें वो आपका साथ दें, लेकिन जो छवि थी जीतन राम मांझी की उसको लेकर सभी आशंकित थे। जिस तरह के विवादास्पद बयान उन्होंने दिए, इसको लेकर शंकाएं थी तमाम बीजेपी के लोगों के बीच भी। लेकिन सवाल इससे आगे भी है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का भी है। जेपी शुक्ला जी से जानना चाहेंगे, सुशासन के साथ साथ जंगल राज, ये सुनने में कैसा लगता है? किस तरीके से यह संभव हो पाएगा? सुशासन की गाड़ी को नीतीश कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? क्या लगता है आपको? ऐसा है कि ये बहुत मुश्किल है और खुद कोई भी क्लेम कैसा भी करें नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा इस बात को एक्सप्लेन करना। वास्तव में हर किसी को आगे का विधानसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है और नीतीश कुमार भी एक प्रकार से जैसे कि फ्रस्ट्रेशन में वो ये सब कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो कुछ बोल चुके हैं, फिर उन्हीं के साथ वो जब एकजुट हो रहे हैं तो उनके लिए भी राजनीतिक रूप से समस्या पैदा होगी और एक तरह से मजबूरी में उन्होंने एक कदम उठाया है। अब इस कदम का उनको लाभ होगा कि नहीं होगा ये कोई कह नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से कैलकुलेटेड गेम खेला है, क्योंकि जीतन राम मांझी को कोई भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, नीतीश कुमार ने बनाया था और जब वो इंडिपेंडेंटली काम करने लगे तो नीतीश कुमार उनके खिलाफ हो गए, ये बात भी सही है। और शुरुआती दौर में ही भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को सपोर्ट किया, वो ऐसा भी नहीं है। एक स्टेज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि कैच कर लिया, उनको लपक लिया, ये बात जरूर है। और अब आगे चल करके ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि जो नई परिस्थितियां उपजी हैं उसमें उनको मैक्सिमम फायदा हो। और ये जो विसंगति पैदा हुई है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के आने से, इसको भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज भी करने का पूरा कोशिश करेगी। तो लेकिन आगे अब क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा। जी राजीव रंजन जी, ये कहा जाता है कि जीतन राम मांझी बराबर ये कहते रहे कि रबर स्टैंप हमको समझा गया और जब हम रबर स्टैंप नहीं बने तो मेरे साथ बदसलूकी की गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत देर कर दी निर्णय लेने में। तो क्या ये निर्णय सोची समझी रणनीति है या फिर अनायास वक्त के साथ जो भी मौका आया उसके अनुसार वो निर्णय लेते गए? क्या रहा है जीतन राम मांझी के फैसले लेने का आधार? नहीं अजय जी बता दें आपको, ये पिछले 6 महीने से लगातार ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नीतीश जी ने उनको बनाया था तो नीतीश जी के साथ चाहते थे कि बात करके सब इश्यू को रिजॉल्व कर दें और जो सही प्रो पीपुल स्टैंड है वो हमारा रहे भी। लेकिन नीतीश जी का काम करने का तरीका अलग है। उनके साथ लालू जी मौजूद थे, जो लालू जी जाने जाते हैं कि हम बिल्कुल ही हर हालत में सिर्फ जंगल राज का नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि इतना टाइम उन्होंने क्यों लिया? अगर उसी समय कहते थे कि रबर स्टैंप बनना हमें मंजूर नहीं है, जिस वक्त उन्हें ऐसा लगा, तो कहीं इसका प्रभाव लोगों में ज्यादा अच्छा होता। अभी लगा कि वो लगातार चिपके रहे कुर्सी से। क्या इस बीच किसी तरह की आशा उन्होंने देखी, उम्मीद देखी, जोड़ तोड़ की राजनीति देखी? देखिए ये सही है कि जब ये बनाए गए थे उस पर अधिकतर एमएलए नीतीश जी के साथ थे। नीतीश जी के खिलाफ उस वक्त कुछ करके या बोल करके कोई आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता था। उन्होंने धीरे कोशिश किया कि मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं, लोगों को साथ लेके चलूं, जो नीतीश जी नहीं करने दिया। और लेकिन इन्होंने पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो प्रो पीपुल स्टैंड है हमारा, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम है, उसको काम करे। नीतीश जी ने उसके लिए नहीं करने दिया और नीतीश जी को ये फीलिंग होने लगी कि मांझी की लाइन। बहुत संक्षेप में, आगे आप पार्टी बनाएंगे, आगे आप पार्टी बनाएंगे, बीजेपी से उसमें सपोर्ट मांगेंगे, रामविलास पासवान जुड़ेंगे, क्या होगा आगे की राजनीति क्या देखते हैं राजीव जी? हाँ बता रहे हैं आपको, 28 तारीख को पहली मीटिंग हमारी श्री कृष्ण हॉल में है, जहां हम अपना पूरा आगे आने वाले दिनों का खुलासा करेंगे और कहेंगे कि हम किस स्टेज में जाएंगे। लेकिन हम लोग की इच्छा जरूर है कि बीजेपी को भी साथ लेके चले, बीजेपी को साथ लेके चलें, ये आपकी इच्छा है। जेपी शुक्ला जी, बहुत संक्षेप में, कौन शिकारी बना, कौन शिकार हुआ मांझी और नीतीश में?
इसमें कोई न शिकारी बना न कोई शिकार हुआ, सबने अपनी अपनी राजनीति खेली जी। और जब तय हो गया कि नीतीश कुमार के साथ मांझी को नहीं जाना है तो अपना फायदा देख करके मांझी जो कर सकते थे उन्होंने वो किया और अपना फायदा देख करके नीतीश कुमार जो कर सकते थे उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी भी अपना जहां तक फायदा कर सकती थी तो इसमें कोई न हारा न कोई जीता, हर कोई अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से चल रहा है और आने वाले दिनों में भी चलेगा, ऐसा मुझको लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला और मांझी समर्थक विधायक राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो सियासत किस दिशा में जाएगी आगे बिहार में, या आगे आने वाले दिनों में जनता को तय करना है। सभी अपने अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं, ये सब कुछ देखा है और झेला है बिहार की जनता ने, अब वही तय भी करेगी।